एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ा है, तो ये बताता है कि अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो I के बराबर होता है, और वो एग्जैक्टली होता है I मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। उस पूरे को जब हम समेटते हैं, एक लूप बनाकर उसके अंदर उसको बंद कर देते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। करंट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट के बराबर होता है। ये जो करंट है जो लूप के अंदर से जाती है, और ये क्लोज लूप के लिए लाइन इंटीग्रल है। ओके, इसको यूज करके हमने बी अलग अलग शेप के लिए निकाल सकते हैं, जिसमें एक चीज हमने की थी, दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, ये दोनों हमने निकाले थे इसको यूज करके। आज हम लोग एक और डेरिवेशन करेंगे। एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की शेप आप लोग जानते हैं। सोलेनॉइड की शेप एक स्प्रिंग जैसी शेप होती है। ये एक सोलेनॉइड है, इसमें अगर करंट फ्लो करा देंगे, दिस इज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड में ये सर्कल, नेक्स्ट सर्कल, नेक्स्ट सर्कल, नेक्स्ट सर्कल, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो हमको आज कैलकुलेट करना है। ये इसकी एक्सिस है। सोलेनॉइड के सेंटर में ऐसे जाने वाली लाइन, दैट इज एक्सिस। उस एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं P, और इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। ओके, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेथड है एम्पियर्स लॉ, एम्पीरियन लूप बनाकर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ओके, तो हम एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे और उससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 1, एम्पीरियन लूप हमारा कैसा रहेगा। हम अपने एम्पीरियन लूप में क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये फॉर्मूला है, दिस म्यू नॉट I इज इक्वल टू B dl cos थीटा इंटीग्रेशन, ये सिमेट्री हमको चाहिए, थीटा की सिमेट्री। अगर जगह जगह पर थीटा की वैल्यू बदलेगी तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, हमारी जो कैलकुलेशन होगी, उसमें थीटा कांस्टेंट हो जाना चाहिए। भले वो 0 हो जाए, भले वो 1 हो जाए, थीटा 90 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब एक लोकेशन पे जितनी वैल्यू, उतनी दूसरी पे, उतनी तीसरी पे, उतनी चौथी पे, हमको लूप ऐसा बनाना चाहिए। अब यहां पर पहले हम स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। एक सर्कल में जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, ये हम पिछली बार स्टडी कर चुके हैं बियोट-सावर्ट लॉ में। ये सर्कल में अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर उसके ऊपर ऐसा रिंग, ये सेंटर में कैसा बनेगा, तो आंसर है सेंटर में ये ऐसा जाएगा और ऐसा आएगा, ये रिंग। यहां पर इस तरह का, तो यहां पर जो रिंग बनेगा, ठीक एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा। यहां से इधर से जो रिंग आएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे निकलेगा। नीचे से जो रिंग आएगा ऐसे, उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर निकलेगा, ऊपर वाला भी ऐसे निकलेगा। तो सेंटर पर आप देखेंगे तो सेंटर पर आपको एक गुच्छा दिखेगा जिसमें हर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा हो। अगर हर एक का रिंग ऐसा जा रहा है तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा, पैरेलल और स्ट्रेट लाइन। कैसी स्ट्रेट लाइन, ये वाला जो सरफेस है, सर्कल का सरफेस, उसके नॉर्मल ऐसे। हाँ, बाद में जाके क्या होगा, ये ऐसा घूम जाएगा, इधर वाला ऐसा घूम जाएगा, इधर वाला ऐसा घूम जाएगा। ये बात समझ में आई।
लेकिन ठीक सेंटर पे सब कैसे होंगे, थोड़ी दूर के लिए पैरेलल, ये इस तरह से आगे जाके घूमेंगे। अब हमने क्या किया, इस सर्कल में करंट फ्लो कराई, ये गुच्छा बना मैग्नेटिक फील्ड का, इसके बाद इसने ऐसा निकलना है, तो हमने क्या किया, इसके बाद एक रिंग यहां और लगा दिया। अगर यहां दूसरा रिंग लगाया तो उस रिंग के सेंटर में भी कैसा जाएगा, सीधा, तो ये वाला जो है ये ऐसे पंच आगे बढ़ गया। अब दूसरे रिंग से निकलेगा फिर फैलेगा, तो हमने इसके आगे तीसरा रिंग लगा दिया, तो ये तीसरे रिंग तक सीधा चला गया, फिर उसके आगे चौथा रिंग लगा दिया, पांचवा लगा दिया, 100 रिंग लगा दिया। तो 100 के बाद जब ये निकलेगा तब मुड़ेगा, तो 100 तक कैसा जाएगा, सीधा 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 सीधा, ये। और वही काम हमने यहाँ पर किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रिंग बना दिए हैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर से ऐसे सीधा चलता जाएगा इस तरह से, और जब यहां पहुंच जाएगा तब जाकर वो ऐसा होना शुरू होगा, ये ऐसा, यहां नीचे वाला इस तरह से, और यहां से ऐसा। तो सेंटर में कैसे बने सब, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कशन करके, आर्गुमेंट करके समझ लिया कि इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड इसमें होगा। इसको लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड solenoid is along the axis, parallel to it. This is due to close turns of solenoid. तो solenoid की जो close turns है एक दूसरे से लगी हुई, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, along the axis, बाहर जाके हो जाए। अब इसके कारण हम लूप कैसा बनाएंगे, तो सुनिए, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सीधा है ऐसा B, और हमने लूप बनाया ऐसा, तो यहाँ पर एंगल अलग आएगा, यहाँ एंगल अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, सब जगह एंगल अलग अलग हो जाएंगे, सिमेट्री नहीं रहेगी, थीटा सब जगह अलग अलग रहेगा, हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एक ऐसा लूप सोचना चाहते हैं जिसमें हर जगह एंगल एक जैसा रहे। तो कैसा होगा, हमने एक ऐसा लूप बनाया जिसमें ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन और ऐसा। इस स्ट्रेट लाइन में सोचिए, यहां पर ये जो dl है इसके साथ b का एंगल कितना, 0, यहां पर dl b का एंगल 0, ये dl b का एंगल 0, ये dl b का एंगल 0, हर जगह थीटा की वैल्यू क्या है, 0। ये वाला जो है ये, इसमें b के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90, तो यहां पर कितना बन रहा है, 90, तो यहां पर कितना बन रहा है, 90। ये इसके साथ भी सिमेट्री, इसके साथ 90 की सिमेट्री, इसके साथ 0 की सिमेट्री, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, थीटा को 0 मान के इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हर जगह थीटा 90 मान के। इसलिए हम यहां पर लूप को सर्कल ना लेके कैसा लेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, तो an empyrean loop, is considered, an empyrean loop is considered in the shape of
ये रेक्टेंगल in the shape of a rectangle whose one side is along axis, whose one side is along axis. ये और अब हम यहाँ पर उसको बनाते हैं। ये इसका हमने कुछ नाम रखा, लेट्स कॉल इट L M N O, L M N O। तो ये हमने एम्पेरियल लूप की शेप बता दी और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? इन सेकंड स्टेप वी कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल d डॉट dl। ये किसके लिए क्लोज होता है? पूरे लूप के लिए। इसका इंटीग्रेशन पूरे लूप में हम एक साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरे लूप के लिए थीटा एक जैसा नहीं है। तो हमने क्या किया, इस लूप के 4 टुकड़े कर दिए, एक एक लाइन का एक एक टुकड़ा, चारों का कैलकुलेशन पीडीएल का करेंगे और सबको आपस में जोड़ देंगे। तो ये वाला जो क्लोज्ड इंटीग्रल है, इस क्लोज्ड इंटीग्रल को हमने बाय पार्ट किया। पहला इंटीग्रल करेंगे हम L से लेके M तक, फिर दूसरा इंटीग्रल करेंगे L M M N, तीसरा इंटीग्रल करेंगे N से लेके O तक और चौथा इंटीग्रल करेंगे O से लेके L, O से L। और हर एक में क्या फॉर्मूला? VDL और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? VDL cos थीटा, VDL cos थीटा, VDL cos थीटा एंड VDL cos थीटा। ओके, M से M, M से N, N से O, O से L। तो L से लेके L तक पूरा हो गया। तरीका समझ में आ गया? इज इक्वल, शुरू करते हैं। पहला L से M तक थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो cos थीटा की वैल्यू 1 होगी। अगर cos थीटा की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन VDL L से लेके M तक। एक चीज, दूसरा B की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह B की वैल्यू सेम है। क्यों? पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस क्या दिखाती हैं? सेम वैल्यू। सो दिस इज ऑल सेम। सो B इज कांस्टेंट for this dl, this dl, this dl and this dl. Because B is constant, we can take it out of integration B. तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? dl, क्योंकि cos थीटा क्या बन चुका है? 1, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? L से लेके M तक, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन M से लेके M तक B dl cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। We all know this will be 0। प्लस तीसरा इंटीग्रेशन N से O तक, N से O तक, ये N से O। अब इसको जरा समझिए, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 1। लेकिन एक और चीज देखिए, ये पॉइंट सब इसके बाहर हैं और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 कैसे 0 होती है? थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। ये सर्कल, इस सर्कल पर अगर आप देखेंगे, ये सर्कल इस तरह से है, ऐसा सर्कल। ऊपर में करंट
ऐसे जा रही है और नीचे से करंट ऐसे जा रही है। ये जो ऊपर करंट ऐसे जा रही है, ये यहाँ कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? हमने हाथ रख के देखा, ऐसे करंट जा रही है, राइट हैंड रखा, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर बना? इस तरफ बना। ठीक, अब ये करंट ये नीचे वाले में ऐसे जा रही है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। ऐसे अंगूठा रखा, ये हाथ ऊपर किया और ये मोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड किधर बना? इस तरफ। ये वाली करंट के कारण इधर, ये वाली करंट के कारण इधर, दोनों उल्टे हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों का बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो ये थोड़ा सा वीक बनाएगा, इसीलिए हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट इट इज एज बैड एज 0, एज स्मॉल एज 0। ठीक है, तो इस तरह से बाहर में हम ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा बाहर में, बाहर N से O है, तो N से O वाले में B की वैल्यू हमको क्या लेनी है? 0 इंटू DL इंटू cos 0। तो ये वाला 0 इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर देगा, प्लस 0 ये O टू L, O टू L में फिर से हमने लिया DL, O टू L, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी? 9 इज इक्वल L से लेके M तक DL 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 जोड़ते हैं, L से लेके M तक DL 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 को इंटीग्रेट किया और इसकी जो विड्थ है इसको हमने मान लिया L। ओके, तो या स्मॉल एल लिख लीजिए, स्मॉल एल। तो यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी हो गई? इंटीग्रल dl किया तो कितना आ गया? l। सो दिस इज b एंड दिस इज l, प्लस cos 90 0, दिस इज 0, प्लस 0 into something is 0, plus cos 90 is 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कितना आ गया? b into l plus। तो क्लोज इंटीग्रल BDN for this loop has the value b into l, right? ओके, उसके बाद अगला स्टेप, अगला स्टेप हमको क्या करना है? हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू द लूप, हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू द लूप। इसके लिए पहले एक चीज और हमको लिखनी चाहिए थी कि हमको गिवन क्या है। तो गिवन के लिए इसके पहले लिखना चाहिए वो स्टेप, बट आई एम राइटिंग नाउ गिवन। गिवन में आएगा There is a solenoid, और इस solenoid की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आंसर है इसमें जो टर्म्स होती हैं, जो करंट कैरी करती हैं, उसका नंबर हम बताते हैं कि कितनी टर्म्स हैं। इसके लिए solenoid की स्पेशलिटी होती है कि हर यूनिट लेंथ में इसके पास n टर्म्स होती हैं, n टर्म्स। There is a solenoid with turn density n। टर्न डेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स n पर यूनिट लेंथ। ये n हमको दिखाता है कि उस सोलेनॉइड में कितनी ताकत है। अच्छा, अब इस n का और रिलेशन आगे का देखिए। इसका आगे का रिलेशन क्या है? n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक मीटर में कितनी टर्न्स हैं? n। मान लीजिए यहां से यहां तक पूरा सोलेनॉइड, उसकी लेंथ है l, लेंथ l। तो बताइए उसके
उसके पास टोटल टर्न्स कितनी होंगी? टोटल टर्न्स नो, टोटल टर्न्स n मल्टीप्लाइड बाई n। 1 मीटर में n टर्न्स, 2 मीटर में 2n, 3 मीटर में 3n, तो l मीटर में l। तो टोटल टर्न्स कितनी होंगी? n इंटू l। ये जो टोटल टर्न्स हैं इसके लिए भी हमने एक सिंबल बनाया एंड दैट इज n, कैपिटल N। तो कैपिटल N क्या है? सोलेनॉइड की टोटल टर्न्स। स्मॉल n क्या है? पर मीटर। ये इसका रेट है। जैसे हमने शक्कर का बोरा लिया तो पूरे बोरे की कॉस्ट 1000 है और उसमें 25 किलो है, तो रेट क्या है? 40 रुपये। उसको 25 से मल्टीप्लाई किया, टोटल आ गया। इसमें भी रेट क्या है? n, स्मॉल n। स्मॉल n टर्न्स होती हैं 1 मीटर में, इसकी लेंथ l मीटर है, तो टोटल टर्न्स कितनी होंगी? कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू l। अगर हम पूछेंगे 5 सेंटीमीटर में कितनी टर्न्स हैं या 5 मीटर में कितनी टर्न्स हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? n इंटू 5। 6 मीटर में n इंटू 6। इस तरह से x मीटर में n इंटू x। ओके, तो ये हमारा गिवन है। देयर इज ए पॉइंट P along axis we have to find B at P पर हमको B की वैल्यू का पता करना है। ये गिवन है स्टार्टिंग। उसके बाद हमने यहां से स्टार्ट किया। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 कॉइल को मान लिया, एम्पीरियम लूप, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। पॉइंट नंबर 2 क्लोज्ड इंटीग्रल पीडीआई की वैल्यू निकाली। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 वी विल फाइंड आउट हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू द लूप। करंट पासिंग थ्रू लूप। हाँ, ये लूप है, इसके अंदर से कितनी करंट पास हो रही है। तो इस लूप के बारे में देखिए, ऐसा लूप है इस शेप का। करंट कहाँ है? सोलेनॉइड के टर्न्स में। सोलेनॉइड के टर्न्स कहाँ है? ये लूप है, तो सोलेनॉइड का टर्न ऐसा आता है और ऐसा जाता है। फिर यहाँ से उसमें करंट कितनी है? I। फिर यहाँ से आता है, दूसरा टर्न ऐसा जाता है, एक I और आ गया। फिर तीसरा एक I और आ गया, एक I और आ गया। तो जितनी टर्न्स यहाँ से जाएंगी उतनी करंट इसके अंदर जा रही है। क्या इसमें से करंट ऐसे बाहर भी आ रही है? नीचे लूप से ऐसे करंट, नीचे टर्न से ऐसे करंट इधर आती है बाहर, लेकिन वो टर्न लूप के अंदर नहीं। ये यहां से करंट इधर आती है और यहां से करंट अंदर जाती है। इस तरह से ये जो हमने लूप बनाया हुआ है, ये इस तरह का लूप है और यहां पर सोलेनॉइड ऐसे। तो जब ऐसा सोलेनॉइड होगा तो ये क्या करेगा? करंट को अंदर ले जाएगा। और जब करंट इधर से आएगी तो उस करंट को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि वो करंट लूप से बाहर है। ये करंट लूप के अंदर है, ये वाली करंट लूप के बाहर है। तो कौन सी करंट कैलकुलेट होगी? जो लूप के अंदर है। समझ आया? लूप के बाहर वाली कैलकुलेट नहीं होगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 I, 2 I, 3 I, कितने I हैं? तो आंसर है जितने टर्न्स हैं उतने I हैं। तो कितने टर्न्स हैं? टर्न्स 1 मीटर में कितने होते हैं? m।
और यहां से यहां कितना मीटर है L, तो इसके अंदर कितने टर्न्स आ गए N इंटू L, ये टर्न्स आ गए। अगर इसमें N इंटू L टर्न्स आ गए और एक एक में I करंट आ गई तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी N L इंटू I, ये टोटल करंट। ये बात समझ आए? ठीक है, एक टर्न में I करंट है, टोटल टर्न N इंटू L है, तो टोटल करंट इसके अंदर कितनी जा रही है N L I। यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये इस लूप के अंदर नहीं है, ये इस लूप के अंदर नहीं है, ये इस लूप के अंदर नहीं है। सिर्फ ये वाली जो है ये इस लूप को पार करके जा रही हैं। इस तरह से जो हमारा लूप बनता है, इस लूप में यहां से ऐसे करंट आई, ऐसे तो हमको इसको कंसीडर करना है, इसको नहीं। एक आई, दो आई, तीन आई ऐसे, और ये कंसीडर नहीं। इस तरह से करंट कितनी हो गई N L I, ये करंट हो गई। उसके बाद स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ। Applying Ampere's law, and this is closed integral d dot dl is equal to mu naught I. Putting values, closed integral b dl की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी b into f is equal to mu naught, और I की वैल्यू हमने कितनी निकाली है n l I। ये वैल्यू रखने के बाद आ गया दोनों का। ओके, इसके बाद दोनों तरफ से हमने L को कैंसिल कर दिया, तो B की वैल्यू कितनी आई म्यू नॉट n I, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन वी वांट। B की हमको वैल्यू चाहिए और n हमारा गिवन क्वांटिटी है, I हमारी गिवन क्वांटिटी। हमको शुरू में क्या दिया गया था कि एक सोलेनॉइड है जिसमें टर्न डेंसिटी कितनी है N और उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I। ये दो क्वांटिटी हमको दी गई है, तो इन्हीं दो क्वांटिटीज में हमने B की वैल्यू निकाल दी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन को लेके आगे बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी, इसलिए ये याद रखिए किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है म्यू नॉट NI। करंट कितनी फ्लो हो रही है I, n क्या है नंबर, n इज ओनली ए नंबर, तो B किसके बराबर होता है? आंसर है B I के बराबर होता है। I को हमने इतने गुना बढ़ा दिया 5I, 10I, 20I, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी यहाँ कौन है I, बस। तो B किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है। I सोर्स है, B उसका रिजल्ट है। इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया इक्वल। म्यू नॉट क्या काम करता है? मैग्नेटिक फील्ड को काट के छोटा कर देता है। कितना छोटा करता है? तो आंसर है स्पेस में ये छोटा कर देता है 4π × 10⁻⁻⁷ इतने टाइम्स ये छोटा कर देता है। लेकिन ये भी एक नंबर। ये स्पेशलिटी किसकी है? ये स्पेशलिटी स्पेस की मैग्नेटिक स्पेशलिटी है। स्पेस में दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड को डील करने की, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को डील करने की। इसी के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। तो उन दोनों की वैल्यू, उन दोनों के कांस्टेंट्स हमने स्टडी किए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट कौन है? परमिटिविटी, दैट इज 1/4πε0। ये अगर हम Q के साथ इसको कंबाइन करें, Q/4πε0, तो ये हमको क्या देता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ याद है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए क्लोज्ड सरफेस
यहाँ एक चार्ज रखिए, चारों तरफ से एक सरफेस से बंद कर दीजिए, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या करता है? चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन तय करता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? स्पेस की, दैट इज परमिटिविटी, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड परमिट करना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपने आप में एब्जॉर्ब करता है, बनाता है स्पेस, और बाकी हमको दिखता है, उतने टाइम्स वो लेस कर देता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.8 इंटू, यस, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to Q upon epsilon naught. This is Q upon epsilon naught की वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12। माइनस के कारण ये ऊपर आ जाएगा 10 to the power 12। ये नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस। ये क्या चीज है? E। ये क्या चीज है? चार्ज। ये सोर्स है और ये उसका रिजल्ट है। चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को हमारे स्पेस की परमिटिविटी कितने टाइम्स बढ़ा देती है और क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्पेस की परमिटिविटी इसको 10 to the power 12 टाइम्स चार्ज से इंक्रीज कर देती है। और इसके साथ इसको देखिए, V is equal to mu naught Ni, N को छोड़िए, दिस इज I। ये किसकी वैल्यू है? mu naught। और I की वैल्यू कितनी होती है? I, दिस इज इक्वल टू V। तो जब करंट से V बनने की बारी आती है, करंट से V बनने की बारी आती है, तो हमारे स्पेस का बिहेवियर बदल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जब बनाना है तो आई से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसको ये क्या कर देता है? 10 to the power -7। अगर आप इसको प्लस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? दिस विल बी अपॉन 10 to the power 7। इसने 10 to the power 7 से करंट को डिवाइड किया, क्या बन गया? V। इसने 10 to the power 12 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना? E। तो E और B में कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक? अच्छा, I का फॉर्मूला आप जानते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, तो I और Q ये दोनों हमारे SI सिस्टम में आते हैं, दोनों की यूनिट हमने बनाई हुई है कूलम और एम्पियर। ये तो दोनों यूनिट है कूलम और एम्पियर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए, वो कूलम से 10 to the power 12 से मल्टीप्लाई होकर बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड 10 to the power 7 से डिवाइड होकर बनता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना वीक होगा? 10 to the power 19 टाइम्स, इतना वीक होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन हम चार्ज को कम या ज्यादा करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम कूलम की जगह माइक्रो कूलम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 to the power -6 कम हो गया। ठीक है, अगर हमने पिको कूलम कर दिया तो 10 to the power -12। तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर सकते हैं। हम चार्ज कितना लेंगे? पिको कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि पिको क्या होता है? 10 to the power -12। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वीक कर सकते हैं। करंट देखिए, करंट I 10 to the power 7 से डिवाइड हो रही है। अगर हम 1000 एम्पियर करंट फ्लो करा दें तो क्या हो जाएगा? 10 to the power -4 हो जाएगा। इस तरह से हम B को इंक्रीज कर सकते हैं। तो B को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये भी हमारे हाथ में है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना या ज्यादा करना, ये भी हमारे हाथ में है। चार्ज को ज्यादा कर देंगे, वोल्टेज बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। कम करेंगे, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 कूलम रखें और 1 एम्पियर करें
तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 10 to the power 19। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, फिर से हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन। एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में अभी आपने देखा सॉलिनॉइड में जब करंट फ्लो होती है तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हम डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन एक बार दो बार रिवाइज करिए और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरॉइड, टॉरॉइड में करंट फ्लो होगी तो टॉरॉइड किस शेप को कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा जान लीजिए। टॉरॉइड फिजिक्स में हम लोग बहुत यूज करते हैं, टॉरॉइड बनाकर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो टॉरॉइड एक ऐसी शेप है जिसमें एक स्प्रिंग हमने लिया और उस स्प्रिंग को ऐसा मोड़ दिया, मोड़कर उसको सर्कल बना दिया। उस सर्कल में ऐसे बहुत सारे सर्कल हैं और सब सर्कल को मिला के फिर से एक सर्कल बना दिया। ऐसा समझ लीजिए कि हमने एक मोटरसाइकिल की ट्यूब ली, नील की ट्यूब, और उस ट्यूब में ऐसे कंडक्टर को लपेट के चले गए। वो आपस में टच नहीं होना चाहिए, ऐसा रख के लपेट के चले गए, इस तरह से पूरा लपेट के। तो वो जो कंडक्टर की शेप आएगी उसको बोलते हैं टॉरॉइड। ये होता है टॉरॉइड। तो एक टॉरॉइड में जब करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको हम स्टडी करेंगे एम्पियर्स लॉ से। तो पहले आप एक टॉरॉइड बनाएंगे। टॉरॉइड बनाने के लिए पहले ये दो उसकी बाउंड्रीज बना लीजिए और इसमें फिर आप तार को लपेट सकते हैं। इस तरह से करंट फ्लो हो रही है एंड दिस इज ए टॉरॉइड। इसमें भी टर्न डेंसिटी यानी पर सेंटीमीटर या पर मीटर, यहाँ पर मीटर कितनी टर्न्स मानी हमने, m। 2 मीटर में 2m, l मीटर में ln। ओके, इसमें भी वही टर्म हमने लगाई और करंट कितनी फ्लो हो रही है थ्रू आउट I। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, तो आंसर है टॉरॉइड के बाहर, टॉरॉइड के अंदर और टॉरॉइड की कॉइल के अंदर। ये एक पॉइंट है, दिस इज P1, दिस पॉइंट इज P2, ये बाहर है और ये अंदर है, और दिस पॉइंट दिस इज P3 विद इन द टॉरॉइड्स कॉइल। ये बाहर अंदर विद इन टॉरॉइड कॉइल। ये 3 जगह पर हम V की वैल्यू निकालना चाहते हैं। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट
outside, inside toroid, and within coil, within coil of toroid. ओके, ये 3 लोकेशन पर हमने निकाला। शुरू करते हैं। सबसे पहले केस 1, P is outside. इसमें स्टेप 1, let's consider an empyrean loop. ये एम्पीरियन लूप की शेप हम कैसी रखेंगे? रेक्टेंगल, सर्कुलर, सिलिंड्रिकल, कैसे रखना चाहिए? तो यहां पर हम P की शेप रखेंगे सर्कुलर। ऐसा सर्कल बनाएंगे जो P1 से पास होगा और उसका सेंटर वही रहेगा जो टोरॉइड का सेंटर है। So that is concentric. ये बना एम्पीरियन लूप नंबर 1. So let us consider an empyrean loop which is a concentric circle, passing through P. Passing through P1. ये हमारा लूप बन गया। ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल PDL की वैल्यू निकालना। उस सेकेंड स्टेप को हम लोग यहां स्किप कर गए और सीधा थर्ड स्टेप में चले जाते हैं। व्हाट इज दैट? टू फाइंड आउट हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू दी लूप। देखिए फिर से हमारा एम्पीरियन लॉ क्या बताता है? क्लोज इंटीग्रल PDL इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हम चाहे इधर से कैलकुलेशन शुरू करें, हम चाहे इधर से कैलकुलेशन शुरू करें, तो हम क्या करते हैं? इस बार इधर से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आई को, बाद में किसको करेंगे? PDL। ओके, तो आई इस लूप के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है? करंट थ्रू द लूप। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट थ्रू द लूप कितनी है। इसको थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये हमारा टोरॉइड का पीस है, इसमें ऐसे तार लिपटी हुई है और ये पूरा ऐसा गोल घुमा हुआ है। अब लूप कहां पर है? ये इसके चारों तरफ हमने सर्कल बनाया है। ये सर्कल इसके पीछे है, आगे है कि बीच में? बीच में। ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को इमेजिन करिए। इस सर्कल पर हमने ऐसे चाकू चलाया या एक पेपर की शीट लेके इस सर्कल पर ऐसे डाली, तो लूप के साथ वो शीट कैसे बिहेव करेगी? लूप उसके पीछे जाएगा, लूप उसके आगे आएगा, या वो लूप को बीच में से काटते हुए जाएगी? बीच में काटते हुए जाएगी। ये बात समझ में आई? ये ऐसे शीट गई क्योंकि इसके सेंटर का और लूप का हमारा सेंटर एक ही है। तो ये जो हमने पेपर डाला गोल सर्कल के साथ, वो इस लूप को काटते हुए चला गया ऐसे। ये जब इस लूप को ऐसे काटते हुए जाएगा तो क्या होगा? इस लूप में जो एक टर्म है करंट कैरी करने वाली ऐसे, फिर दूसरी है ऐसे, फिर तीसरी है ऐसे। ये जो टर्म है इसको बीच में से ऐसा काटा गया है उस पेपर ने। तो इस टर्म का आधा हिस्सा पेपर के बाहर और आधा हिस्सा पेपर के अंदर।
यहां तक समझ आया? अब इस पूरे में हमको कैसा सीन दिखता है? तो इस पूरे में हमको ऐसा सीन दिखता है कि ये शीट हमने डाली है, उस शीट में ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है एम्पीरियल लूप, और यहां पर ये बना हुआ है टॉरॉइड, और टॉरॉइड में हम क्या देखते हैं कि ये आधा सर्कल, आधा सर्कल, आधा सर्कल, ये इस तरह से बने हुए हैं। ये आधा सर्कल, अब इस आधे सर्कल में करंट कैसी फ्लो होती है? इसका बाकी आधा सर्कल कहां है? पेपर के पीछे। अच्छा, अब इस आधे सर्कल को देखिए, ऊपर में करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। तो नीचे में कैसी है? ऐसी। ये करंट आई प्लस आई माइनस आई, कितना हो गया टोटल? फिर से प्लस आई इस पेपर में है, माइनस आई इसी पेपर में है। ये पेपर कहां है? ये पेपर एम्पीरियल लूप के अंदर है। ठीक है, तो एम्पीरियल लूप के अंदर एक हमको करंट मिली प्लस आई, दूसरी करंट क्या मिली? माइनस आई। नेट कितना हो गया? 0। फिर दूसरे टर्म से इधर से करंट आई प्लस आई माइनस आई, कितना हो गया? प्लस आई माइनस आई, और पूरे में ऐसा ही चला, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस आई। आने वाली करंट को हम प्लस आई बोल रहे हैं और अंदर जाने वाली को माइनस आई बोल रहे हैं, और हमारी शीट इतनी बड़ी है कि दोनों तार इसमें आ गए ऐसे। बाकी की जो दो है ये कहां गए? पीछे। तो जब ये दोनों तार इसमें आती है, ये हम बोलते हैं प्लस, और ये इसको क्या बोलेंगे? माइनस। तो प्लस आई और माइनस आई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, करंट हो गई 0। तो पूरे लूप के अंदर, पूरे लूप के अंदर, ये वाले लूप के अंदर कितनी करंट जा रही है? 0। क्यों? आने वाली करंट आई और जाने वाली करंट भी आई, तो टोटल करंट कितनी हो गई? 0। ये चीज समझ में आए? ओके, तो ये आप एक डायग्राम यूज कर सकते हैं इसमें। दिस इज एम्पीरियल लूप, दिस इज टॉरॉइड। नेट करंट 0, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ जी, समझ आ रहा है सबको? इसको पहले मेंशन करते हैं। इफ the plane of Ampérian loop, if the plane of Ampérian loop is considered, the net current through loop net current through loop is 0. क्यों? करंट एंटरिंग इन द लूप, एंटरिंग इन इज इक्वल टू करंट कमिंग आउट। तो नेट करंट कितनी हो गई? 0। Therefore
इंटीग्रल BDN इज इक्वल टू 0। BDN किसके बराबर होता है? म्यू नॉट एन आई, और आई की वैल्यू क्या है? 0। तो BDN कितना हो गया? 0। अब क्लोज इंटीग्रल BDN इज इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट इंटीग्रल BDN इज नॉट 0। इंटीग्रल DN की कुछ तो वैल्यू है, वो 0 नहीं है, इसलिए 0 किसको होना चाहिए? B को। Therefore B is equal to 0। तो हमने रिजल्ट क्या निकाला? आउटसाइड। Therefore outside toroid magnetic field is 0। Outside toroid magnetic field is 0। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस, P is inside toroid। स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप। Draw an Ampérian loop which is a concentric circle passing through P2। और अब हमारा एम्पीरियन लूप कहाँ है? वो आंसर है, अब हमारा एम्पीरियन लूप इससे पार होगा, ये है एम्पीरियन लूप, दिस पासिंग थ्रू P2। ओके, तो इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट आते हैं। करंट थ्रू दी लूप बताइए कितना है? करंट थ्रू लूप इज इक्वल टू 0। इस लूप के अंदर कोई भी कंडक्टर जा रहा है क्या? करंट लेके ना जा रहा है ना आ रहा है, तो करंट कितने? 0। Therefore closed integral BDL is equal to 0। Therefore B is equal to 0। DL तो 0 नहीं है, इसलिए B क्या हो गया? 0। तो यहां पर भी B की वैल्यू क्या आ गई? 0। यहां पर भी B की वैल्यू क्या आई? 0। ये हमारे दो लोकेशन हो गए। अब थर्ड लोकेशन लेते हैं। नाउ केस 3, P is within coil of toroid। ये यहां पर P है, P3। तो हम यहां पर एम्पीरियन लूप बनाते हैं इसके अंदर। और अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसके अंदर एम्पीरियन लूप बनाते हैं तो यहां से लेके यहां तक का एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा? विद इन द लूप। और ये क्या कहलाएगा? आउटसाइड द लूप, एम्पीरियन लूप। ये डैश वाला क्या है? एम्पीरियन लूप। ये वाला एरिया, शेडेड एरिया कैसा है? विद इन द लूप। ये वाला आउटसाइड द लूप।
अब बताइए विद इन द लूप कोई करंट है या नहीं है? ये वाली तार आप देख रहे हैं कंडक्टर, ये विद इन द लूप है कि आउटसाइड द लूप है? ये लूप है तो ये इसके अंदर है, तो ये करंट कैरी कर रही है। ठीक है, किधर कैरी कर रही है? बाहर से अंदर कि अंदर से बाहर? ठीक है, सब लोग बोल दो बाहर से अंदर। तो हम मान लेते हैं किधर कैरी कर रही है? बाहर से अंदर। ये वाली, तो ये किधर कैरी कर रही है? ये वाली, ये वाली और ये वाली अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। तो इसके विद इन द लूप जो है वो सब के सब की आई की डायरेक्शन एक जैसी की अलग अलग, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। तो सबकी डायरेक्शन कैसी है? एक जैसी विद इन द लूप। आउटसाइड द लूप कैसी है? सब उल्टा है, लेकिन वो कहां है? आउटसाइड द लूप। हमने एम्पियर्स लॉ में कौन सी करंट लेनी होती है? विद इन द लूप या आउटसाइड द लूप? विद इन द लूप। यहां पर जितनी विद इन द लूप है सबका साइन एक जैसा है या उल्टा सीधा है? एक जैसा है, इसलिए सबका एडिशन करेंगे तो टोटल हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा? टोटल नंबर आएगा। पहले जीरो क्यों हो गया था? क्योंकि हमने प्लस भी लिया था और माइनस भी लिया था। अब हमने क्या चालाकी की है कि हमने अपना एम्पीरियल लूप यहीं तक बनाया, यहां तक नहीं बनाया। यहां तक बनाते तो क्या होता? प्लस और माइनस दोनों अंदर आते। हमने यहीं तक लिमिट कर दिया तो इसके अंदर सिर्फ प्लस आ रहा है और माइनस बाहर जा रहा है, और बाहर वाला आपको टोटल करना नहीं, सिर्फ अंदर वाले का टोटल करना। इसलिए इसमें करंट जीरो नहीं। समझ आया? पहले दोनों केसेस में करंट जीरो थी, इसमें करंट जीरो नहीं है। राइट, तो इसको अब शुरू करते हैं। P इज विद इन कॉइल ऑफ टोरॉइड और स्टार्ट किया। लेट अस कंसीडर एन एम्पीरियल लूप, एन एम्पीरियल लूप। ये एम्पीरियल लूप क्या है? आंसर है कंसेंट्रिक सर्कल passing through P3, passing through P3। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ये सर्कल है, ये सर्कल। तो अगर ऐसा सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है? परपेंडिकुलर टू दी सर्कल एट दी सेंटर। तो ये अगर सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो ये क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ये बात। और यही डायरेक्शन हमने किसको दी है? अपने एम्पीरियल लूप को दी है। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अलोंग दी एम्पीरियल लूप। हर जगह एंगल थीटा कितना बनेगा? जीरो। बी, ये हमारे एम्पीरियल लूप की लाइन है डीएल, और यही किसकी डायरेक्शन है? डीबी की। अगर यही डायरेक्शन डीएल की हमने बनाई और ये डायरेक्शन डीबी की है, तो दोनों के बीच एंगल कितना? जीरो। यहां पर भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी। हर जगह थीटा कितना लिया जाएगा? जीरो। तो हम कॉस थीटा कितना लेंगे? 1। हर जगह ले सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट्स कंसीडर एन इम्पीरियल कंसेंट्रिक सर्कल पासिंग थ्रू P3। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू सर्कुलर टर्न, normal to circular turn, hence it will be along, hence it will be along empyrean loop,
considered. Therefore, theta is equal to 0. इसको हमने क्या बनाया, BDL cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी ले ली, 1. B हर जगह एक समान है. क्यों एक समान है? क्योंकि ये हर एक में करंट कैसी फ्लो हो रही है, एक जैसी. हर टर्न का रेडियस कैसा है, एक समान. इसलिए B की वैल्यू भी कैसी होगी, एक समान. So same value of B will be everywhere because the turn is radius same. Current flowing is same, therefore B will be same. It can be taken as uniform and it can be taken as a constant. We will take it out from the integration. So integration सिर्फ किसका करना है, dl. तो dl का इंटीग्रेशन पूरा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? Yes. इसका हमने कुछ रेडियस माना, ये रेडियस, let this radius be r. So this is B into 2 pi r. ये आ गया क्लोज्ड इंटीग्रल BDL की वैल्यू. नेक्स्ट, करंट पासिंग थ्रू लूप. करंट पासिंग थ्रू लूप, इसमें एक टर्न में कितनी करंट पास होती है, I. तो हमको पता होना चाहिए कि लूप के अंदर कितनी टर्न है. 1 मीटर में कितनी टर्न है, इसमें n, स्मॉल n. और इसकी लंबाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसकी लंबाई कितनी है लूप की, 2 पाई r. कितनी लंबाई है, 2 पाई r. उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई इसमें, 2 पाई r लंबाई और एक में n टर्न्स होती हैं. तो टोटल टर्न्स कितनी हो गई, 2 पाई r n. और एक टर्न में कितनी करंट जाती है, I. तो टोटल करंट कितनी हो गई, 2 पाई r n I. ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, 2 पाई r n I. ये क्या आ गई, करंट पासिंग थ्रू दी. उसके बाद अप्लाइंग Ampere's law, closed integral BDL is equal to mu naught I, putting values. Closed integral BDL value B 2 pi r. B 2 pi r is equal to mu naught I has a value 2 pi r and I. 2 pi r and I. After cancellation we get B is equal to mu naught and R. So you can see it is the same result as solenoid. ठीक भी है क्योंकि solenoid को घुमाकर ही तो इसको बनाया गया, इसलिए इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आना चाहिए. बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, 0. हर जगह बाहर में, कॉइल के बाहर इधर आए या कॉइल के बाहर इधर जाए, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 0. सिर्फ इसके अंदर कितना मिलेगा, म्यू नॉट एन आई. ठीक है. सो दिस इज ए डेरिवेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर्स लॉ. तो ये एम्पियर्स लॉ के कुछ डेरिवेशंस हमने देखे. एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण आर डिस्टेंस पर कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ये लूप बनाया. दूसरा, कंडक्टर के अंदर भी हमने लूप बनाया. उसके अंदर की करंट ली, उसके बाहर की करंट नहीं. उससे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसके अंदर कितना होता है. उसका ग्राफ आप लोगों ने बनाया, ग्राफ याद है, ओके.
वो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। उसके बाद सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये एक्सप्रेशन हमने ड्रॉ किया, और टॉरॉइड के अंदर कितना होता है इसका एक्सप्रेशन हमने ड्रॉ किया। एम्पियर्स लॉ से ड्रॉ करने का तरीका अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी सिमिलर टू गॉस थ्योरम एप्लीकेशंस। उसमें हम क्यू के चारों तरफ सरफेस बनाते हैं, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ लूप बनाते हैं। बाकी मेथड करीब करीब एक जैसा है। इसके अलावा अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल क्रिएट होता है तो ये मेथड हमको याद रहना चाहिए। ये मेथड हम किसी पे भी लगा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, we'll make it that way. So this is all about एम्पियर्स।